प्रथम व्यक्ति कौन था विश्व में? हम दक्षिणी ध्रुव पर पूछे, उत्तरी ध्रुव पर बोलेंगे तो रॉबर्ट पियरे हो जाएगा और दक्षिणी ध्रुव पर एमंडसन हो जाएगा। और एमंडसन जो है दक्षिणी ध्रुव पर कब गया था? 1911 में गया था। और एमंडसन, ठीक है, अगला बताएगा। और एमंडसन किस देश का व्यक्ति था, नागरिक था? नॉर्वे का था। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो हो जाएगा, ठीक है। और रॉबर्ट पियरे जो था ये किस देश का था? रॉबर्ट पियरे जो था किस देश का था? अमेरिका का था, अमेरिका का था, ठीक है। और यह जो है उत्तरी ध्रुव पर कब गया था? 1909 में गया था, ठीक। अगला बताइएगा, पश्चिमी द्वीप समूह या फिर दक्षिण अमेरिका के नाम से आगे जो है 1498 में दक्षिण अमेरिका का खोज जो किया था किसके द्वारा किया गया था? कोलंबस के द्वारा किया गया था। और पश्चिम द्वीप समूह का खोज जो है 1492 में किया था, कोलंबस के द्वारा ही किया गया था। अगला बताइए, सौरमंडल का खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? कॉपरनिकस। और कॉपरनिकस किस देश का था? ठीक है, कॉपरनिकस पोलैंड का था। और ये सौरमंडल का खोज किया था, कब किया था? 1540 में किया था। कॉपरनिकस जो है 1540 में सौरमंडल का खोज किया था। अगला बताइए, ग्रहों का गति का नियम जो है किसके द्वारा दिया गया? केपलर के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1600 में दिया गया था। 1600 में दिया गया था केपलर के द्वारा। और ये 1600 में केपलर जो थे किस देश के थे? जर्मनी के थे, ठीक है। अगला बताइए, बार्थोलोमियो डियाज जो है ये किस देश के थे? पुर्तगाल का हो जाएगा। बार्थोलोमियो डियाज जो है पुर्तगाल का था। और इसके द्वारा जो है केप ऑफ गुड होप जो बोलते हैं, आशा की अंतरिक्ष द्वीप जो है, केप ऑफ गुड होप का खोज जो है बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1488 में किया गया था। 1900 में कहाँ जा रहे हैं? अब सीधा समझ लीजिए, भारत में पुर्तगाली जो है प्रथम पुर्तगाली कौन आया था? 1498 आया था। 10 साल पहले जाइएगा तो केप ऑफ गुड होप का खोज जो है, हाँ वही ना, पहले यही आया था बार्थोलोमियो डियाज, लेकिन वहां से लौट गया था ये जो केप ऑफ गुड होप यानी आशा की अंतरिक्ष द्वीप। और 10 साल बाद जाके जो भारत में पहुंचा था पुर्तगाली, जो कि जिसका नाम वास्को डी गामा 1498 में। अगला बताएगा, कार्टेज जो था ये मैक्सिको का खोज किया था, जो 1519 में किया था। और ये कार्टेज किस देश का था? स्पेन का था। अगला बताएगा, नील नदी का उद्गम स्थल कहां से है? विक्टोरिया झील से है। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील से है। बताइए, मिकांग नदी कहां से निकलती है? तिब्बत के पठार से निकलती है। मिकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, ठीक है। डेन्यूब नदी बताइएगा, डेन्यूब नदी कहाँ से निकलती है? ये ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है, और ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है डेन्यूब नदी। अगला क्वेश्चन फिर बनता है कि सर्वाधिक देशों में बहने वाली नदी कौन सी है? डेन्यूब नदी ही है। सर्वाधिक देशों में बहने वाली नदी डेन्यूब नदी ही है। अगला बताएगा, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? और सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र तीनों तो मानसरोवर तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। सीधा ऐसे याद रखिएगा, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों तिब्बत के मानसरोवर से निकलते हैं। उसी में देता है, कोनों में कोई भी मानी दे देता है, बट प्रॉपर एग्जैक्ट आंसर में समझिएगा सीधा सीधा तिब्बत के मानसरोवर। अगला बताइएगा, बोलगा नदी कहाँ से निकलती है? और ये कई बार पूछा भी गया भी है क्वेश्चन कि बोलगा नदी कहाँ से निकलती है। ये बल्डाई पठार है रूस में। बोलगा नदी बल्डाई पठार रूस से निकलती है। और बोलगा नदी किस में गिरती, किस में है, ये भी कई बार पूछा गया है। क्या बोलगा नदी जो है ये कैस्पियन सागर में गिरती है। बिल्कुल सही जवाब है, कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन बताए, बेरिंग जल संधि जो है, जलडमरू मध्य है, ये किस किस सागर को जोड़ता है? हाँ, बेरिंग जल संधि बोले आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को जो है जोड़ता है। और अलग किस किस को करता है? तो बेरिंग हो जाएगा किस किस देश को अलग करता है? तो अलास्का, रूस। बेरिंग जो है किस किस को अलग करेगा? अलास्का, रूस को। और जोड़ने का काम आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को जो है जोड़ने का काम करेगा। अगला, जिब्राल्टर जल संधि जो है ये किस किस सागर से? अटलांटिक और भूमध्य सागर। हाँ ठीक है, जिब्राल्टर जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जो है जोड़ने का काम करता है। और अलग किस किस देश से होता है? तो मोरक्को और स्पेन से अलग होता है, मोरक्को, स्पेन। अगला बताइए, पाक जलडमरू मध्य जो है या जल संधि जो है किस किस देश को जोड़ता है? किस किस देश? तो भारत से श्रीलंका को अलग करता है। जोड़ने की बात करेंगे तो बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जो है जोड़ता है। बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने का काम करता है। अलग जो है हो जाएगा देश में, भारत को श्रीलंका से अलग करता है। अगला, डोबर जल संधि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। डोबर जल संधि किस किस देश को अलग करता है?
फ्रांस और इंग्लैंड। हाँ, इंग्लैंड फ्रांस को जो है डोबर जल संधि जो है फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करता है। यदि जोड़ने की बात बोले तो किस किस सागर को जोड़ेगा, तो उत्तरी सागर एवं अटलांटिक सागर को जोड़ने का काम करता है। उत्तरी सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ने का काम करता है। अगला क्वेश्चन, मलक्का जल संधि बता दीजिए किस किस देश को अलग करता है। तो मलक्का मलाया एवं सुमात्रा को जो है अलग करता है। हाँ, मलक्का जो है मलाया एवं सुमात्रा को अलग करता है। और जब जोड़ने की बात होगा तो जावा सागर, हाँ ठीक है, जावा सागर और बंगाल की खाड़ी को जो है जोड़ने का काम करता है। अगला जो है यांगसी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है। यांगसी नदी, यांगसी नदी ठीक है, ये तिब्बत के पठार से ही निकलती है यांगसी नदी। और ये गिरती किस में है, तो चीन सागर में गिरती है। यांगसी नदी चीन सागर में गिरती है, ठीक है। अगला बताइएगा, माल्टा जो है ये किस सागर में अवस्थित है। माल्टा, और माल्टा एक देश भी है, भूमध्य सागर में स्थित है। और माल्टा की राजधानी वैलेटा हो जाएगा। माल्टा की राजधानी वैलेटा, ठीक है, और ये भूमध्य सागर में स्थित है। और ये माल्टा देश जो बनता है ये 3 द्वीपों से मिलकर बना होता है, जिसमें आता है एक, पहला तो माल्टा ही आता है, दूसरा गोजो तथा तीसरा कोमिनो, ठीक है। माल्टा जो है 3 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है माल्टा देश, जो कौन कौन हो जाएगा, एक तो माल्टा ही हो जाएगा, दूसरा गोजो और तीसरा कोमिनो द्वीप से मिलकर बना हुआ है। डोबर जल संधि जो है ये किस किस को जोड़ती है। हाँ, डोबर जल संधि किस किस को जोड़ती है, तो इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर से जो है अलग करता है, जोड़ती है। और देश में अगर आ जाएगा तो डोबर है, इंग्लैंड फ्रांस हो जाएगा, इंग्लैंड फ्रांस को जो है अलग करने का काम करती है। अगला बताएगा, फ्लोरिडा जो है ये जल संधि जो है किस किस देश में स्थित है। फ्लोरिडा जल संधि अमेरिका क्यूबा हो जाएगा। अमेरिका की राजधानी बताइएगा, वाशिंगटन डीसी, हल्का में नहीं लीजिए, ठीक है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी हो जाएगा, ठीक है। और क्यूबा की राजधानी हवाना हो जाएगा। और क्यूबा का मुद्रा पीसो, ठीक है। अगला बताइएगा, विश्व की जन्नत के नाम से जो है किस देश को जाना जाता है। विश्व की जन्नत के नाम से, बहुत देखिए ये सब आसान ही है। विश्व की जन्नत फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। पेरिस, हाँ ठीक है, विश्व की जन्नत पेरिस को कहा जाता है, फ्रांस की राजधानी पेरिस। अगला बताएगा, आइलैंड ऑफ क्लोव यानी क्लोव आइलैंड के उपनाम से किसे जाना जाता है। हिंदी में बोले तो लौंग का द्वीप, जंजीबार को कहा जाता है। लौंग का द्वीप जो है जंजीबार को कहा जाता है। अगला, मोतियों का द्वीप बताइए किसे कहा जाता है, तो मोतियों का द्वीप बहरीन हो जाएगा, ठीक है। लैंड ऑफ सेटिंग सन बताइएगा। हाँ, लैंड ऑफ सेटिंग सन, हाँ डूबते सूर्य का देश हिंदी में बोले तो ब्रिटेन को कहा जाता है। और उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। और मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है, ठीक है। अगला बताइए, भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है मसालों का बगीचा। अगला, एशिया का पेरिस के नाम से किसे जाना जाता है। एशिया का पेरिस थाईलैंड हो जाएगा, ठीक है। और भारत का पेरिस जयपुर हो जाएगा, पिंक सिटी जयपुर हो जाएगा, ठीक है। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन बताइए किसे कहा जाता है। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के उपनाम से किसे जाना जाता है, किस देश को जाना जाता है, जापान को जाना जाता है पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, सही है। अगला होता है सुकुमार फूलों का देश, सभी लोग जानते होंगे, जापान को कहा जाता है सुकुमार फूलों का देश, ठीक है। अगला बताएगा, यूरोपवासी जो है ये कंपास का ज्ञान किससे सीखा था। कौन आक्रमणकारी, अरब आक्रमणकारी अरबों से सीखा था, ठीक है। यूरोपवासी जो है कंपास का ज्ञान किससे सीखा था, अरबों से सीखा था। अगला बताए, लिली का देश के उपनाम से किसे जाना जाता है। अब प्रतीक चिन्ह में नहीं जा रहे हैं हम, लिली का देश बोल रहे हैं, तो लिली का देश कनाडा को कहा जाता है, ठीक है जी। लैंड ऑफ द 1000 एलिफेंट्स यानी 1000 हाथियों की भूमि जो है किसे, तो थाईलैंड को ही कहा जाता है, ठीक है। अगला बताएगा, नेवर नेवर लैंड के रूप में किसे जाना जाता है। नेवर नेवर लैंड के रूप में किसे जाना जाता है, तो प्रेरीज ऑफ नॉर्थ को जाना जाता है नेवर नेवर लैंड के रूप में। हैरिंग पॉन्ड के रूप में किसे जाना जाता है, किस महासागर को, अटलांटिक महासागर को हैरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है। अगला बताएगा, संसार की छत पामीर का पठार हो जाएगा, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। अगला, वेनिस ऑफ द वर्ल्ड बताइए किसे, किस देश को कहा जाता है, वेनिस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। स्टॉकहोम को कहा जाता है, स्कॉटलैंड को नहीं कहा जाता है, स्टॉकहोम को कहा जाता है, ठीक है। और स्टॉकहोम
की राजधानी किसकी राजधानी है? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। ठीक है, अगला बताइएगा इटरनल सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? इटरनल सिटी मतलब शाश्वत शहर जो होता है रोम को कहा जाता है। ठीक है, रोम को, ठीक है, या 7 पहाड़ियों का नगर भी कहिए, ठीक है, या फिर पोप का शहर भी कहा जाता है, या फिर रक्तवर्ण महिला का उपनाम से भी वो रोम को ही जाना जाता है, या रक्तवर्ण महिला रोम ही होगा। और पश्चिम का बेबीलोन भी रोम को ही कहा जाता है। प्राचीन विश्व की सामग्री रोम को ही कहा जाता है। ठीक है, एंटिलीज का मोती बताया किसे कहा जाता है? क्यूबा। ठीक है, पर्ल ऑफ द ओरिएंट के उपनाम से किसे जाना जाता है? पर्ल ऑफ द ओरिएंट, सिंगापुर को जाना जाता है। ठीक है, अगला बताइए माओरी जनजाति जो है इसका संबंध कहाँ से है? न्यूजीलैंड से है। और खिरगिज मध्य एशिया से संबंधित। पिग्मीज बताइएगा, कांगो बेसिन हो जाएगा पिग्मीज। ठीक है, तारताड़ जनजाति कहाँ की है? साइबेरिया का है। सही है। पापुआंस बताइएगा, न्यू गिनी। बोलने से ही लग जाता है पापुआ न्यू गिनी आता है देश ना, तो उसी तरह से पापुआंस जो है कहाँ की जनजाति है? न्यू गिनी की जनजाति है। अगला याकू जनजाति जो है कहाँ का है? याकू जनजाति का संबंध टुंड्रा प्रदेश से है। ठीक है, अगला बताइए बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल जो बोत्सवाना। ठीक है, अगला आइनू बताइएगा, जापान हो जाएगा। सही है। सेमांग जनजाति का संबंध मलेशिया से हो जाएगा। बद्दू बताइएगा, अरब, बद्दू अरब हो जाएगा। बद्दू अरब क्षेत्र का है। ठीक है, हम बताते हैं। जुलू जनजाति को बताइएगा, नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, अगला हैदा जनजाति का संबंध बताइएगा। ठीक है, हैदा जनजाति का संबंध अमेरिका से है। आप श्रीलंका बोल रहे थे। बेद्दास जनजाति का संबंध जो है श्रीलंका से है। बेद्दास श्रीलंका से हो जाएगा। और बद्दू जो है वो अरब से है। अगला बोरो जनजाति बताइएगा, ब्राजील हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा टाइफून जो है, ये टाइफून का गति जो है कितना किलोमीटर पर आवर होता है? जो कि प्रशांत महासागर में उठने वाली जो है, चीन सागर में चलने वाली एक, ठीक है, कटिबंधी चक्रवात जो है उसे टाइफून कहा जाता है। और इसका चाल जो है 160 किलोमीटर पर आवर है। 160 किलोमीटर पर आवर जो है टाइफून का चाल है। ठीक है, एक टाइफून पूछा जाता है, एक हरिकेन बोला जाता है। तो हरिकेन का 121 किलोमीटर पर आवर होता है। एक हरिकेन और टाइफून का हो जाएगा 160 यानी 160 किलोमीटर पर आवर। और 325 किलोमीटर टॉर्नेडो का होता है। सबसे अधिक जो होता है टॉर्नेडो का 325 किलोमीटर पर आवर होता है। चक्रवात में जो है बताइएगा केंद्र की ओर दाब कम होता है या अधिक होता है? हाँ, केंद्र में निम्न दाब होता है और बाहर जो है उच्च दाब होता है, ये चक्रवात में। और प्रति चक्रवात में हाँ उल्टा हो जाता है, केंद्र में जो है अधिक होता है और बाहर जो है कम होता है। ये सब भाषा में जो है क्वेश्चन बना के पूछा जाता है कि चक्रवात की स्थिति में जो है केंद्र में निम्न दाब या उच्च दाब, 4 ऑप्शन करके देता है, इसमें लोग फंस जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा चक्रवात होगा तो केंद्र में जो है कम दाब होगा और उसके कारण जो है दबाव बाहर स्थित ज्यादा पैदा होता है, तो बाहर ज्यादा दबाव हो जाएगा तो चक्रवात। और प्रति चक्रवात में जो है ठीक है केंद्र में ज्यादा और ठीक है। बताइएगा ट्रेमाउंटेन जो है ये स्थानीय गर्म हवाएं हैं। ये ट्रेमाउंटेन कहाँ आता है? ये ठीक है मध्य यूरोप में। अयाला बताइएगा, ठीक है अयाला फ्रांस में, ये गर्म हवाएं हैं। ठीक, अगला लू बताइएगा, उत्तर भारत में हो जाएगा। सामून बताइएगा, ठीक है सामून जो है ईरान में। और है ये बागियो जो है ये किस देश की गर्म हवाएं है? बागियो किस देश की गर्म हवाएं हैं? तो फिलीपींस द्वीप समूह का जो है बागियो गर्म हवाएं है। अगर आप बताइए जापान में कुल कितना द्वीप है बना, द्वीपों से बना हुआ? 4 द्वीप। चारों का बताइएगा कर्म बताइएगा। ठीक है, क्या बोले? फिर गलती हो गया। होन्सु, होकैको, क्यूसु, शिकोको। याद किए उसको रहने दीजिए। हम क्या अभी अब याद किए, हम बोले कर्म बताना है कि सबसे बड़ा छोटा ऐसे करके। आप जो याद किए हो वो 4 द्वीप याद किए हुए हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि उसमें से बड़ा कौन सा है। हम वही बता रहे हैं। तो आप ऐसे याद करने के लिए कर सकते हैं 4 द्वीप को, लेकिन एक कर्म पूछा जाए कि चारों द्वीप में जो कर्म क्या है, तो ऐसे होन्सु, होकैको, क्यूसु, शिकोको होता है। होन्सु, होकैडो, क्यूसु, शिकोको।
कोई बात नहीं, याद करने का 100 तरीका है, लेकिन सिर्फ नाम याद करने से फिर यदि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या करेंगे? याद किए हुए अब हाँ हाँ, मतलब ये हुआ अवरोही क्रम यानी घटते क्रम होता है। पहले सबसे बड़ा द्वीप की बात करेंगे, जापान हो जाएगा। जापान के बाद होन्शु होक्काइडो है, उसके बाद क्यूशु शिकोको है। दो दो करके याद रखिएगा, होन्शु होक्काइडो क्यूशु शिकोको। और जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। और नागासाकी जो है जहाँ पे परमाणु बम गिराया गया था वो क्यूशु द्वीप पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, आयन मंडल के ऊपर जो है, आयन मंडल कितना किलोमीटर से ऊपर के भाग को कहा जाता है? 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच जो है आयन मंडल होता है। ठीक है, और बताएगा, और आयन मंडल में जो है कम वायुदाब ये जो है भाग का जो है कम वायुदाब तथा परावैंगनिक किरणों द्वारा जो है आयनीकृत होता रहता है। यानी आयन मंडल में जो है, यानी जो है परावैंगनिक किरणों का जो आयनीकृत होता रहता है, ये किस मंडल में होता रहता है? तो आयन मंडल हो जाएगा। ठीक है, और रेडियो टेलीविजन के लिए जो है सब आयन मंडल ही हो जाएगा। ठीक है, और बताइए आयन मंडल में जो है ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है तापमान में क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है तापमान में वृद्धि होता है। संचार उपग्रह जो है किस मंडल में स्थित रहता है? संचार उपग्रह आयन मंडल में ही होगा। संचार, हम संचार में क्या, रेडियो टेलीविजन तो आयन मंडल ही है ना, वही ना हो जाएगा। ठीक है, और बता देते हैं। ठीक है, और आयन मंडल के ऊपर वाला जो भाग है उसको क्या कहते हैं? तो बहिर्मंडल कहा जाता है, और इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। ठीक है, और जो है बहिर्मंडल में जो है किस किस गैस की प्रधानता होती है? बहिर्मंडल में किस किस गैस की प्रधानता होती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम की जो है प्रधानता होती है। सही है, अगला बताएगा, ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस एवं ऑरोरा बोरियोलिस जैसी घटनाएं जो होती है ये कहाँ होता है, किस मंडल में होता है? तो बहिर्मंडल में ही होता है, ऑरोरा ओरियोलिस और ऑरोरा बोरियोलिस। ठीक है, हाँ ये सूर्य का घटना है। ठीक है, अगला बताइएगा, वायुमंडल की बाहरी सीमा पर जो है सूर्य से प्रति मिनट कितना वर्ग सेंटीमीटर जो है ऊष्मा प्राप्त होती रहती है? वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट कितना जो है कितना वर्ग सेंटीमीटर जो है ऊष्मा प्राप्त होते रहता है? कैलोरी बताना है। 1.94 कैलोरी जो है ऊष्मा प्राप्त होते रहता है वायुमंडल की बाहरी सीमा में जो है। अगला बताएगा, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जो है विशेषतः उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय हवा को जो है क्या कहा जाता है? तो अभी जस्ट भी बताए थे, लू जो है। ठीक है, अगला बताएगा, पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन जो है कितने घंटे के बाद ज्वार आता है? 12 घंटा 26 मिनट के बाद ज्वार आता है। ठीक है, और ज्वार के बाद जो कितने घंटे बाद जो है भाटा आता है? तो 6 घंटा 13 मिनट बाद जो है भाटा आता है। ठीक है, 6 घंटा 13 मिनट, उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, भाटा 6 घंटा 13 मिनट, ज्वार 12 घंटा 26 मिनट। अगला क्वेश्चन बताएगा, सामान्यतः जो है बृहत ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच का जो है अंतर कितना दिन का होता है? यानी बृहत ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का अंतर 7 दिन का अंतर होता है। ठीक है, जहाँ पे गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है, ठीक है, उस जगह पे जो है एक कोई घास बनता है, उसका नाम जो है प्लैंकटन होता है। ठीक है, हाँ अटलांटिक महासागर डॉगर। ठीक है, और डॉगर बैंक जो बोलते हैं, हाँ मछली उत्पादन के लिए जहाँ वही ना, प्लैंकटन घास को खाने के लिए जो मछली वहाँ पे आती है, और वो मछली उत्पादन का केंद्र माना जाता है डॉगर बैंक। और एक और है डॉगर बैंक, और क्या है, ग्रीन बैंक, ग्रांड बैंक। हाँ ग्रांड बैंक और डॉगर बैंक है। ठीक है, बताइए ला नीना ये कैसी जलधारा है? गर्म या देखिए सीधा याद करने का लॉजिक भी अगर लगाते हैं थोड़ा, ला नीना इसका मतलब क्या है? किसी से मांग रहे हैं लाना, जैसे बोलते हैं ना, कोई चीज लाने के लिए बोल रहे हैं, तो वही ला नीना, उससे ध्यान रखिएगा। तो अगर गर्म चीज को आप नहीं ले सकते हैं हाथ में, सीधा ऐसे ध्यान रखना है, ला नीना यानी गर्म को तो नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये ठंडी होगा तभी। तो ला नीना ठंडी जलधाराएं हैं, और एल नीनो जो है ये गर्म जलधाराएं हैं।
और याद भी, हाँ एक ये पूछा ही जाता है लाने, हम देखिए दोनों में बड़ी कन्फ्यूजन होता है, हर किसी को होता है। लानिनो बोले तो सीधा ध्यान रखिए किसी से हम मांग रहे हैं, ला ठीक है, ला न जो बोलते हैं ना तो वही मांगने का कर्म हो गया, यानी ठंडा होगा तभी। एल नीनो मतलब अब नहीं नहीं, एल जैसे होता है ना सीधा समझिए अल को जो है अब कर सकते हैं, अब नहीं नहीं मतलब क्या होगा तो गर्म है, ठीक है, यानी पक गया, सीधा समझिए। देखिए लॉजिक लगा के कैसे भी है, जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है वहाँ पे तो इससे निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में जब एक क्वेश्चन गलती होगा, जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें आपको एक क्वेश्चन पे 2.2 नंबर घटेगा। ये मत समझिए कि 2 नंबर घटेगा, गलत होगा वो भी तो जाएगा, अगर सही होता तो 2 नंबर आता, गलत होगा 0.2 भी जा रहा है, इसलिए एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। अगला बताइएगा वायुमंडल में जो नाइट्रोजन कुल कितना प्रतिशत होता है? 78.8% होता है। ऑक्सीजन बताइएगा, ठीक है, एक हाँ लगभग 21% यानी 20.95% होता है। वायुमंडल में जो हाइड्रोजन बताइए कितना प्रतिशत होता है? कितना जीरो होगा? 0 पॉइंट कितना जीरो के बाद 5? 405, 0.405 का ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन इसी में होता है, ठीक है। हाँ देन नाइट्रोजन गैस जो है ये वायुमंडल में कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है? ऊंचा कितने ऊंचाई तक फैला हुआ है? 78 जैसे याद रखते हैं उसी तरह से 128 किलोमीटर, 8 इकाई अंक 8 आएगा ही, यानी 128 किलोमीटर तक जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस फैला हुआ है। बताएगा तो महमूद के दरबार में जो है अलबर्नी, फिरदौसी और उतबी जैसे इतिहासकार विद्वान थे। फिरदौसी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बता। शाहनामा। उतबी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम बता। किताबुल यामनी के लेखक उतबी हो जाएंगे और किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा और महमूद गजनी का कहा जाता है दरबारी इतिहासकार के रूप में कौन था? उतबी दरबारी इतिहासकार के रूप में जो है उतबी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताया गौतम बुद्ध ने जो है युवा अवस्था में मनुष्य की 4 अवस्थाओं वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और सन्यासी को देखा था। ये 4 अवस्थाएं बौद्ध धर्म में क्या कही जाती है? 4 महाचिन्ह कहा जाता है। सुन लीजिए ये चारों जो है 4 आर्य सत्य नहीं 4 महाचिन्ह के रूप में जो चारों को जाना जाता है, जिसमें आता है वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और सन्यासी। ये चारों को देखने के बाद जो है ये गृह त्याग का घटना होता है। और गौतम बुद्ध के गृह त्याग का घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। और गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो घोड़ा है, समझिएगा घर से निकले थे घोड़ा से निकले थे इसीलिए, ठीक है। तो इनके गृह जो है मतलब प्रतीक चिन्ह जो है घोड़ा हो जाएगा। गौतम बुद्ध के बताइएगा बौद्ध धर्म में जो है यानी प्रथम महिला का प्रवेश हुआ था, ये इसका निर्णय जो है कहाँ में हुआ था? आनंद के द्वारा सुझाव दिया गया था गौतम बुद्ध को, ठीक है। और वैशाली में हुआ था, वैशाली में हुआ था। और कहा भी जाता है गौतम बुद्ध का जो है अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ में बीता था? वैशाली में ही था। वैशाली में कहीं कहीं पे गलत, हाँ कुशीनगर में तो इनकी मृत्यु हुई थी। हम क्या क्वेश्चन क्या पूछे हैं? अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बीता था? तो वैशाली में, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन बताएगा धनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था और इसके काल में जो है भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? तो सिकंदर का आक्रमण हुआ था, गणानंद के शासन काल में ही हुआ था, ठीक है। और जो है कनिष्क जो है किसका दरबारी पंडित था? कनिष्क कहते हैं, कनिष्क का दरबारी पंडित, कनिष्क बोला गया, सॉरी कौटिल्य। घनानंद का ही दरबारी जो है पंडित था और उसी के छल कपट के बाद जो है ये छोड़ के दिया था, वो भी प्रण ले लिया था कि हम भी इसे जो है विनाश करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं? तक्षशिला आया था लेकिन पहले उसके दरबार में प्रधान पुरोहित यानी पंडित का काम करता था और वो अपमान के कारण जो है अपमान का बदला लेने के लिए जो है ये सोच लिया था कि हम ऐसे लोग को राजा बनाएंगे, यानी ऐसे को बनाएंगे जो मतलब जो होता है ना, हाँ तो जिसको जो कहे वही करे। तो वो ऐसा ही मिल गया था चंद्रगुप्त मौर्य रास्ते में और मौर्य को लेके जो है
जैसा कहा जाता है, अब वास्तविक क्या है वो पता नहीं। अगला बताइए, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया? तो दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था 753 में, 753 यानी 753 ईस्वी में जो है दंती दुर्ग के राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया गया था दंती दुर्ग के द्वारा। और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मानिकखेट हो जाएगा, राष्ट्रकूट की राजधानी मानिकखेट। अगला बताएगा, किस वर्ष जो है गजनी ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो 1025 में। और ये जो आक्रमण था क्यामा आक्रमण था? तो 16वां आक्रमण था महमूद गजनी का। और गजनी का पहला आक्रमण कब हुआ था? 1000 में। 1000 में पहला हुआ था। दूसरा आक्रमण था 1001 में, जो किसके विरुद्ध था? वो जयपाल था उस समय वहां का शासक, हाँ, शाही राजा, पंजाब का शाही राजा जयपाल के विरोध था ये दूसरा आक्रमण, ठीक है, 1001 में। और इसका 16वां आक्रमण हो गया सोमनाथ मंदिर का। और अंतिम आक्रमण कहा जाता है महमूद गजनी टोटल 17 बार आक्रमण किया था, जो कि अंतिम आक्रमण 17वां आक्रमण किसके खिलाफ? तो जाटों के विरोध था, ठीक है। और ये जो है 30 में मर ही गए थे। 1027 में अंतिम आक्रमण 1027 में होता है। अगला क्वेश्चन बताएगा, इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद हुआ उत्तराधिकारी था। इल्तुतमिश को निश्चित रूप से तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजयों का वास्तविक संगठन करता माना जाता है। यानी उत्तर भारत का जो है तुर्कों द्वारा भारत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, इसे तुर्क राज का संस्थापक भी इसी को माना जाता है। या फिर दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है इस इल्तुतमिश को ही माना जाता है। और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी इल्तुतमिश को ही माना जाता है। क्या हुआ? और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला गुलाम वंश का, ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक इल्तुतमिश ही था। और इल्तुतमिश के द्वारा राजधानी जो है कहाँ से कहाँ स्थापित किया गया था? तो लाहौर से दिल्ली स्थापित किया गया था। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाहौर राजधानी बनाया था और उसे स्थापित करके इल्तुतमिश दिल्ली ले आया था। और इल्तुतमिश जो है शासन कब से कब तक किया था? 1211 से लेके 1236 तक रहा है, 1236 तक। और इसके बाद इसकी बेटी जो है 1236 से लेके 1240 तक, जो प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन बताइए, दिल्ली के दौलताबाद राजधानी परिवर्तन के बाद जो है मोहम्मद तुगलक के द्वारा राय पिथौरा और सीरो के मध्य एक नगर बसाया गया था। और उस नगर का नाम क्या था? जहां पनाह नगर था, जहां पनाह नगर था, ठीक है। और राजधानी परिवर्तन कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा था। तो उससे पहले राजधानी दिल्ली ही था, जो इल्तुतमिश के द्वारा ही था। और उसको स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया था? दौलताबाद कर दिया था, दिल्ली से दौलताबाद। क्या? देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद रख दिया था। दिल्ली से देवगिरी कहा जाता है, उसका नाम बदल के दौलताबाद कर दिया। अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1526 में हुआ था, ठीक है, 21 अप्रैल 1526, सही है। भारत का वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में जो है फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी उपयोग किया था? शेरशाह, सही आंसर होगा शेरशाह सूरी, ठीक है। और शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम शाह, ठीक है, शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह हो जाएगा, ठीक है। और दिल्ली का जो है पुराना किला का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? शेरशाह के द्वारा ही पुराना किला का निर्माण किया गया है। आगरा का किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? अकबर के द्वारा। यानी जितना भी किला है सब लगभग अकबर ही होता है। और एक पुराना किला की बात आता है तो शेरशाह हो जाएगा। और शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, जो कि बिहार के किस जिला में? औरंगाबाद बोलते हैं, रोहतास जिला में पड़ता है सासाराम, ठीक है, रोहतास जिला में। अगला क्वेश्चन, विजयनगर नरेश कृष्ण देव राय की रचना अमुक्त मल्याद का जो है वर्ण विषय, यानी इसमें जो है किस विषय के बारे में वर्णन किया है अमुक्त मल्याद में? तो ये प्रशासनिक, हाँ ठीक है, लोक प्रशासन एवं विदेश नीति के बारे में जो है अमुक्त मल्याद में वर्णन है। और अमुक्त मल्याद की भाषा क्या है? कल भी बताए थे, तेलुगु हो जाएगा ना। अमुक्त मल्याद तेलुगु में और जो है जामवती कल्याणम संस्कृत में हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए, सरदार पटेल के नेतृत्व वाली में जो है बारदौली आंदोलन, बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था, सही है। देखिए इसमें कंफ्यूज लोग कहाँ पे करते बताते हैं। बारदौली सत्याग्रह पूछा जाता है, बारदौली सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया था? तो फटाक से लग जाता है कि महात्मा गांधी, क्योंकि सत्याग्रह संबंधित महात्मा गांधी से, इसलिए ध्यान रखना है कि बारदौली सत्याग्रह की बात यदि हो तो सरदार पटेल हो जाएगा। और इसी में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा? तो बारदौली की महिलाओं के द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। हाँ, बारदौली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था।
जो कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 13 अगस्त 1932 में जो है मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा, यानी रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा की पश्चात जो है यरबदा जेल में जो है गांधी जी को क्यों मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था? क्यों किए थे ये? इसमें डेट गलत दिया गया है 13 अगस्त। इसका हो जाएगा 16 अगस्त हो जाएगा, वही ना, 24 सितंबर को समझौता करवा लिए थे। हाँ, तो ये 16 अगस्त होगा। 16 अगस्त 1932 को जो है पहले घोषणा, यानी 16 दूना 32 है, 16 8 32, अगस्त 8वां महीना ही है। जीवन भर जो है मृत्यु यानी कि आमरण अनशन पर बैठे थे, आमरण अनशन पर। इसमें जो है दलितों का पृथकीकरण प्रतिनिधित्व के कारण बैठे थे, यानी दलित के लिए जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था जो होगा, क्योंकि एक तो पहले ही खो चुके थे मुस्लिम के लिए निर्वाचन। ठीक है, हाँ, तो फिर अगला जो है ये जो है मुस्लिम ये दलित के लिए भी अलग से निर्वाचन की व्यवस्था। तो गांधी जी को लगा कि नहीं, फिर ये भी दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए जो है मतलब जो उस चीज़ को समझौता करके दलित को सीटों को बढ़ाकर कार्य सभी के द्वारा चुना जाएगा, बट जो एक ही साथ रहेगा। अन्यथा अभी पता चलता कि एक और देश बन के तैयार हो जाता। अगला क्वेश्चन बताएगा, चंपारण में प्रचलित जो है 3 कड़िया पद्धति जो है किसानों के शोषणकारी पद्धति थी, और इस पद्धति व्यवस्था में क्या होता था? तो नील की खेती होती थी कि 20 कट्ठा में कम से कम 3 कट्ठा में जो है नील की खेती करनी पड़ेगी। ये अंग्रेज का तो ये, और इस चंपारण के 3 कट्ठिया व्यवस्था पद्धति से जो है महात्मा गांधी को अवगत कराने का काम किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? राजकुमार शुक्ला के द्वारा किया गया था। राजकुमार शुक्ला जी के द्वारा किया गया था महात्मा गांधी को 3 कट्ठिया पद्धति से अवगत कराने का। और इसमें यह क्वेश्चन पूछा जाता है, महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ला का भेंट पहली बार कब हुआ था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो है इनका मुलाकात हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करें, बीके दत्त एवं भगत सिंह ने जो है केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था, इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था? सेफ्टी बिल के विरोध में और एक और। ठीक है, इसके विरुद्ध था पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के प्रति विरोध व्यक्त करना था। ठीक है, क्या हुआ सूचना? अगला 1942 में जो है ये पब्लिक सेफ्टी एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के प्रति विरोध व्यक्त करना था, इस कारण से जो है बम फेंके थे। और एक कहा जाता है महात्मा ये भगत सिंह के द्वारा जो बम फेंका गया था केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो वो बाहरों कानों को जो है आवाज सुनाई दे, इसके लिए कि जो मतलब युवा क्रांतिकारी जाग चुका है, इसलिए ये समझे। ठीक है, अगला 1942 में जो है ब्रिटिश सरकार क्रिप्स मिशन भारत क्यों भेजा था? युद्ध में उसको मदद लेने के लिए। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध में जो है भारतीयों का मदद लेने के लिए जो है क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था 1942 में। अगला क्वेश्चन जो है बताइएगा, बेबेल योजना जो है, माउंट बेबेल योजना, ये कब आया था? बेबेल प्लान 1945, 25 जून 1945। ठीक है, बेबेल प्लान। और शिमला समझौता इसी में इसी के विचार के लिए जो है आयोजन किया गया था। शिमला सम्मेलन जो है 45 में, और शिमला समझौता की बात करेंगे 72 हो जाएगा। यानी इसमें भी कंफ्यूजन होता है 45 और 72। ठीक है, तो समझ लीजिए सम्मेलन मतलब क्या हुआ, पहले मिलेंगे, मिलने की बात मेलन, और मिलने के बाद ही समझौता होगी। तो पहले सम्मेलन जो हो जाएगा 45 में, समझौता हो जाएगा 1972 में। अगला क्वेश्चन बताए, कांग्रेस ने जो है पहली बार कब रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? कांग्रेस जो है पहली बार रियासतों के प्रति जो है अपनी नीति को घोषित किया था, कब और किस अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन 1920 में जो है घोषित किया था रियासतों के प्रति अपनी नीति। अगला क्वेश्चन, समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, ये किनका कथन था? समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, ये कथन था CR दास का था, चित्तरंजन दास का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करेगा ना, लोकसभा का जो प्रमुख होगा वही करेगा। तो बोला जाए तो लोकसभा अध्यक्ष नहीं कहा कि हम क्या बोलेंगे, मंत्रिमंडल का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, और लोकसभा में जो बहुमत दल के नेता होते हैं वही प्रधानमंत्री बनते हैं, और उन्हीं के द्वारा जो है मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है कि किन्हें क्या बनाना है। ठीक है, और राष्ट्रपति के सुझाव से उसे बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, संविधान के किस अनुच्छेद में जो है सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध वर्णित है? सिक्किम राज्य के बारे में जो है कि 371 का 4 में है, 371 का 4 में है। इधर ABCD में बैठा लीजिएगा तो आ जाता है, इधर 5 6 एक हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन बताएगा, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था?
मंत्रिपरिषद के खिलाफ बोल रहे हैं। पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 में लाया गया था पहला अविश्वास प्रस्ताव। और किस लोकसभा अध्यक्ष पे जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो पहले ही हो जाएंगे जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन, लोकसभा एवं राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितना होता है? 14 होगा, लेकिन तो 14 होगा, लेकिन अब 2 के बारे में जो है निरस्त करने की बात किया गया है 104वां संविधान संशोधन में। तो अभी वर्तमान में जो है 12 ही हो जाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में। अगला जो है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसका होता है? तो राष्ट्रपति का होता है। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होता है? 147 के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में जो है ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि इनका जन्म दिवस कब है? 11 नवंबर को जो है इनका जन्म दिवस मनाया जाता है, और 11 नवंबर को ही राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बिहार एसएससी में इस बार पूछा हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन बताएगा, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि सामूहिक रूप से यानी मंत्रिमंडल का गठन ही करता है कौन करता है? तो यानी लोकसभा से ही नहीं होता है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं को बनाया जाता है, यानी प्रधानमंत्री। तो बोला जाए कि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति होगा। हाँ जी जी, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। अगला क्वेश्चन, यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है या नहीं? क्यों नहीं देगा? दे सकता है। हम क्या बोले, कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? 100% दे सकता है। हम वक्तव्य देने की बात किया जा रहा है, 100% देगा। और उसका साइन की बात जो होती है, स्वीकृति होती है, उसमें नहीं भाग लेगा, यानी वोट में नहीं भाग लेगा, बट उस वक्तव्य अपना दे सकता है कि ये होना चाहिए। ठीक है, अटैच नहीं बनाया, स्टॉप कर दीजिए। क्या